दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी, जिसके अंतर्गत आपका छठा चैप्टर चल रहा था वंशागति का आणविक आधार, जो आपका चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त होने वाली स्थिति में आ चुका है। और आज का जो आपका लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। ये आपका जो लेक्चर होगा यह सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, यानी कि इसके बाद जो आपका लेक्चर नंबर 7 आएगा और आपका ये चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसे समझ लीजिए। सबसे पहला आपका टॉपिक होने वाला है अनुलेखन के बारे में। ठीक, तो अनुलेखन को हम लोग सबसे पहले पूर्ण रूप से समझेंगे। उसके बाद फिर अनुलेखन की क्रिया विधि को समझेंगे। उसके बाद फिर दूसरा जो आपका पॉइंट होने वाला है वो आपका होगा अनुवादन। ठीक, तो अनुवादन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक, तो अनुवादन को हम लोग समझेंगे। उसके बाद में जो आपका तीसरा पॉइंट आपका होगा वो आपका होगा तीसरा टॉपिक मानव जीनोम। ठीक, तो मानव जीनोम को हम लोग थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझेंगे। उसके बाद फिर जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग मानव जीनोम और साथ ही में जो आपका फिंगर प्रिंटिंग वाला जो टॉपिक था वो दोनों टॉपिक हम लोग उस वीडियो में क्लियर कर देंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 7 में। और आप लोग का ये चैप्टर होगा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसका नोट्स का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आज, आप लोग उस पर जाकर के लाइक कर देना। ठीक, तो इसका लाइक जो आपका रहेगा 51 लाइक का टारगेट रहेगा, उस पर आप लोग कंप्लीट करा देना और कल आपको इसका नोट देखने को मिल जाएगा, अगर आप लोग 51 लाइक उस पर कंप्लीट करा देते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, पहला टॉपिक आपका होगा वो आपका होने वाला है अनुलेखन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये अनुलेखन क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आप लोगों को कल क्या बताया था, कल का जो आपका वीडियो था उसमें अगर आपने देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपका डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है, आरएनए जो बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग अनुलेखन कहते हैं। ठीक, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम अनुलेखन कहते हैं, यानी डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम अनुलेखन कहते हैं। तो ये किस प्रक्रिया द्वारा डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है उसी प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे, क्योंकि उसी प्रक्रिया को हम लोग अनुलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, डीएनए अणुओं की विशेष, यहाँ पर 2 बार विशेष हो चुका है, इसको हम लोग काट देते हैं एक बार को। तो डीएनए अणुओं की विशेष खंडों पर उनकी अनुपूरक प्रतिलिपियों के रूप में एमआरएनए अणुओं का संश्लेषण होता है। ठीक, पहली बात क्या होती है, पहला ये होता है आपका कि डीएनए अणुओं की विशेष खंडों पर, विशेष खंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका डीएनए होता है 2 खंड से मिलकर के बना होता है। ठीक, कि इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आपका डीएनए बना होता है, इस प्रकार से। ठीक, तो डीएनए आपका इस प्रकार से बना हुआ होता है। तो इसी क्या होता है, इसके जो विशेष खंड होते हैं उनमें क्या होता है, अनुपूरक प्रतिलिपियों के रूप में क्या होता है, एमआरएनए जो आपके अणु होते हैं उनका संश्लेषण होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ होती है। और यह जो क्रिया होती है आपकी क्या होती, कहाँ पर होती है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है कि जो आपका अनुलेखन की जो क्रिया होती है कहाँ पर होती है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे उसको, तो आप लोग उसे बताएंगे कि जो अनुलेखन की क्रिया होती है वो कोशिका के केंद्रक में होती है। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि अनुलेखन की क्रिया कहाँ होती है। तो आप लोग बता देना कि अनुलेखन की जो क्रिया होती है वो कोशिका के केंद्रक में होती है, क्योंकि जो आपका केंद्रक होता है उसी में डीएनए पाया जाता है और डीएनए से ही आपका आरएनए बनता है। तो इसीलिए और जो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है वही आपकी अनुलेखन होती है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। फिर जो दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है कि प्रत्येक जीन या फिर सिस्ट्रॉन के शुरू में प्रमोटर स्थल तथा अंत में समापन स्थल होता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो जीन होता है उसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, तो होता ये आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग क्या हो, मैंने बताया था जब डीएनए की संरचना को बताया था कि आप लोग क्या होता है, क्षारक युग्म में जुड़े होते हैं। एक तरफ आप लोग का एडेनिन होता है, एक तरफ थायमिन होता है, फिर आप लोगों का क्या होता है ग्वानिन होता है एक तरफ, और एक तरफ आपका होता है साइटोसिन। ठीक, तो ये चीज़ आपका होता है। तो मान लीजिए कि जो आपका ये लाइन जो बीच बीच में आप लोग देख पा रहे होंगे डीएनए में जो आपकी होती है, इसको अगर हम लोग जीन माने, ठीक, तो क्या माने, अगर हम लोग इसका जीन माने तो इसका जो शुरुआती जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग प्रमोटर स्तर कहेंगे। और जो लास्ट वाला जो पॉइंट होता है डंडी का उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग समापन स्थल कहेंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या होता है, अतः एमआरएनए का संश्लेषण प्रमोटर स्तर के समीप, यानी कि जो प्रमोटर स्तर होता है, जो आपका शुरुआती जो पॉइंट होता है उसके पास में क्या होता है, सूत्रपात्र स्थल होता है। ठीक, वहाँ से शुरू होता है और समापन स्थल पर जाकर के समाप्त हो जाता है, यानी कि जो एमआरएनए का संश्लेषण होता है। तो संश्लेषण आप लोग समझ गए कि एमआरएनए का संश्लेषण किस प्रकार से होता है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आप लोगों को बताया था जब डीएनए और आरएनए का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए और आरएनए में जब अंतर पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका डीएनए होता है उसमें जो क्षारक पाए जाते हैं कैसे पाए जाते हैं, 2 प्यूरिन पाया जाता है, 2 और पिरामिडीन पाया जाता है। तो प्यूरिन कौन सा होता है, प्यूरिन आपका होता है ए और जी, यानी कि एडेनिन और ग्वानिन। और डीएनए का जो पिरामिडीन होता है वो आपका होता है थायमीन
और साइटोसिन। वहीं पे अगर हम लोग आरएनए की बात करें, जब आपका आरएनए बनता है तो डीएनए से बदल जाता है कुछ चीज़ें, तो क्या बदल जाता है वो समझो। एडेनिन और ग्वानिन तो सेम रहता है, ठीक, एजी सेम रहता है, लेकिन जो आपका साइटोसिन है, साइटोसिन की जगह पर क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। और ये आपका जो, नहीं सॉरी, ये थाइमिन की जगह पर आपका यूरेसिल हो जाता है और साइटोसिन का साइटोसिन रहता है, ठीक। तो डीएनए में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एजीटीसी होता है, और आरएनए में टी की जगह पर केवल यू आ जाता है, बाकी पूरी चीज़ सेम होती है। तो क्या होता है, डीएनए से जब इस प्रकार से चीज़ें बदल जाती हैं तो आपका क्या हो जाता है, आरएनए का निर्माण हो जाता है। तो ये समझो आप लोग कि डीएनए में GCAT, यानी कि मैंने आपको अभी बताया कि डीएनए में कौन कौन से क्षारक पाए जाते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ठीक। लिपि में आबद्ध प्रोटीन संश्लेषण के संदेश के ग्वामीन और साइटोसिन, एडेनिन और यूरेसिल लिपि में अनुलिपीकरण की क्रिया को, यानी कि जो आपका ये होता है, इसका इस प्रकार में बदल जाना ही आपका क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो आपका डीएनए होता है उससे आरएनए की जो बनने की प्रक्रिया होती है वही आपकी अनुलेखन होती है। तो परिभाषा में आप लोग ये चीज़ भी लिख सकते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है अनुलेखन के बारे में, तो सबसे पहले आप लोग इन सभी चीज़ों को लिख देंगे, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे अनुलेखन की क्रिया विधि, ठीक। तो ज़्यादा मैं आप लोग कन्फ्यूज नहीं करूँगा, वही चीज़ें मैं बताऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए अच्छी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है वो चीज़ें आपको समझना चाहिए। तो अनुलेखन की जो क्रिया विधि होती है, यानी कि अनुलेखन किस प्रकार से शुरू होता है और किस पॉइंट पर जाकर के एंड होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं डीएनए से आरएनए बनना ही अनुलेखन होता है। तो होता यह है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का डीएनए कुंडली से जुड़ना, यानी कि जो आपकी कुंडली होती है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, इस कुंडली से क्या होता है, जो आपका आरएनए का जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो जुड़ जाता है, सबसे पहले ये काम होता है। उसके अंदर फिर क्या होता है, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं का अलग हो जाना, यानी कि जो आपकी श्रृंखलाएं आप लोग देख पा रहे होंगे एक दूसरे से क्या है, कुंडली के रूप में है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से अलग होने लगेंगी, ठीक। तो ये चीज़ होती है दूसरे बार में। फिर क्या होता है, क्षारकों का युग्मन, यानी कि मैंने आपको क्षारकों के बारे में बता दिया कि 2 प्यूरीन 2 पिरामिडीन, उसी में चेंजेस होते रहते हैं। तो क्षारकों का क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है, वो भी किसके सहायता से, हाइड्रोजन बंध की सहायता से। अगला जो आपका पॉइंट होता है इसमें क्या होता है अनुलेखन में, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का जो आपका होता है, जो आपका राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो आपका होता है वो आपका राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट में बदल जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर मैं ये चीज़ लिखना भूल गया, राइबोन्यूक्लियोटाइड लिख देना, ठीक। तो क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो आपका होता है मोनोफॉस्फेट में बदल जाता है। और फिर जब आपका ये राइबो मोनोन्यूक्लियोटाइड जो आपका मोनोफॉस्फेट होता है, यही जो अणु होता है उसका फास्फोडाई एस्टर बंधों द्वारा जुड़ करके आरएनए का क्या बना लेता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर देता है, ठीक। तो इसी प्रकार से आपका जो आरएनए होता है उसका निर्माण हो जाता है, और उसके बाद में फिर क्या हो जाता है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का हो जाता है समापन, और फिर डीएनए जो आपका होता है वो पूर्व स्थिति में आ जाता है, यानी कि जिस प्रकार से वो अपने जिस प्रकार की स्थिति में पहले था उसी स्थिति में वो दोबारा आ जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोगों का क्या हो जाता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण हो जाता है, और अनुलेखन की क्रिया की जो अनुलेखन की जो क्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है, यानी कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ तक आप लोग को अनुलेखन को पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, और साथ ही में अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, ठीक। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप लोग इन सभी चीज़ों को लिखेंगे, उसके बाद में फिर आप लोग अनुलेखन की क्रिया विधि को इस प्रकार से लिख देंगे। ज़्यादा बहुत डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग का 3 नंबर से ज़्यादा ये क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक। तो यहाँ तक हो गई अनुलेखन की बात। अब हम लोग बात करेंगे अनुवादन की, यानी कि जिसका दूसरा पॉइंट होता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ये अनुवादन क्या होता है अब इसको समझो। तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियोस में कि जब क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है आप लोगों का, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो आपकी क्या क्रिया होती है, उसको क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, उस क्रिया को हम लोग अभी जो हमने पढ़ा उसे कहते हैं, यानी कि अनुलेखन कहते हैं, ठीक। फिर क्या होता है, जब आरएनए से आपका प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का जब बनता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुवादन कहते हैं, ठीक। इसे रूपांतरण भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ट्रांसलेशन भी कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी सबसे पहले। तो होता है एमआरएनए क्या होता है, एक आरएनए का तीन, जो आप लोग जानते हैं कि आरएनए 3 प्रकार का होता है, एक होता है टीआरएनए, एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए। तो उसी में मैंने आपको बताया था कि एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला होती है वो अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदलने की जो क्रिया होती है, यानी कि होता यह है कि एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला जो आपकी होती है वो अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जब बदल जाती है तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवादन या फिर रूपांतरण कहते हैं। इसे ही हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर अनुवादन की टिप्पणी आपके एग्जाम में आती है तो आप लोग ये चीज़ लिख देना। फिर हम लोग बात करें अनुवादन की क्रियाविधि की, तो इसमें क्या होता है,
तो सबसे पहले आपका अमीनो अम्ल जो आपका होता है उसका हो जाता है सक्रियण। ठीक, तो अमीनो अम्ल का सबसे पहले क्या होगा, आपका सक्रियण होगा, यानी कि अमीनो अम्ल जो आपका होता है वो सक्रिय हो जाएगा। फिर आपका होगा, जो आप लोग जानते हैं कि आरएनए 3 प्रकार का होता है, उसी में जो आपका एक प्रकार होता है टीआरएनए। तो टीआरएनए अणुओं से जो सक्रिय अमीनो अम्ल, यहाँ पे जो अमीनो अम्ल सक्रिय हो रहा था वही सक्रिय अमीनो अम्ल संलग्न हो जाता है इससे, टीआरएनए अणुओं से। ठीक, फिर क्या बन जाता है, उससे अमीनो एसिड का निर्माण हो जाता है। ठीक, फिर क्या होता है, एमआरएनए का राइबोसोम से जुड़ जाना, यानी कि एमआरएनए जो आपका होता है वो राइबोसोम से जुड़ जाता है। और जब एमआरएनए राइबोसोम से जुड़ जाता है तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण होता है या फिर सूत्रपात होता है। ठीक, और फिर इसी से क्या हो जाता है, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, यानी कि अनुवादन की जो क्रियाविधि होती है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फिर क्या होगा, लास्ट में पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखला होती है उसका समापन हो जाता है। तो अनुवादन इस प्रकार से आपका होता है। सबसे पहले आप लोग उसकी परिभाषा लिखेंगे, उसका फिर उसकी क्रियाविधि को लिख देंगे, बस आप लोग का अनुवादन संपूर्ण रूप से समाप्त है। ठीक, ज़्यादा चीज़ें हम लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जितना समझ रहे हैं जितना बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक आप लोग का अनुलेखन और अनुवादन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब एक परिभाषा और देख लेते हैं, उसी के बाद ये वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा। तो अगला जो परिभाषा है वो आपका है मानव जीनोम, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ह्यूमन जीनोम। तो ये ह्यूमन जीनोम या फिर मानव जीनोम होता क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं और इसके डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो होता यह है कि मानव कोशिका में उपस्थित सभी गुणसूत्रों के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के क्रम के रूप में संग्रहित जैव सूचनाएं ही आपका मानव जीनोम कहलाती हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपकी कोशिकाएं होती है मानव की, उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, तो 46 गुणसूत्रों के जो डीएनए होते हैं उसमें जो आपकी सूचनाएं उपस्थित होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई जीन है तो उसमें कोई लक्षण है, कि जैसे मान लीजिए कोई भी लक्षण है, गोरापन, लंबापन, या फिर कोई भी जीन है, कोई भी लक्षण है मान लीजिए उस जीन के, तो जीन के अंदर जो लक्षण होता है उसको जो सूचनाएं होती हैं, यानी कि जो जीन के अंदर जो सूचनाएं उपस्थित होती हैं उसी को हम लोग मानव जीनोम कहते हैं, और मानव जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा उसको पता लगाया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो मानव जीनोम जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो आपका जीन जो आपका होता है उसके अंदर जो आपकी सूचनाएं उपस्थित होती हैं, उसका जो सूचनाएं होती हैं उसी को हम लोग मानव जीनोम कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो मानव जीनोम के बारे में हम लोग ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मानव जीनोम के उद्देश्य को समझेंगे, और साथ ही में आपका जो फिंगर प्रिंटिंग का जो टॉपिक था, जिसे हम लोग हिंदी में अंगुली छापन कहते हैं, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समाप्त करेंगे और आपका पूर्ण रूप से समय चैप्टर जो आपका होगा समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें।